पकड़ो पकड़ो, ये दोनों बच्चा चोर हैं। पता नहीं किसके बच्चे को चुरा कर भाग रही है। जल्दी पकड़ो इन दोनों को, ये दोनों भागने न पाए। वो दोनों महिला डाकू तेजी से भाग रही थी, लेकिन गांव वालों के बढ़ते शोर और भीड़ को देख उन दोनों के भी चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए थे। वो दोनों गोलियां चलाती हुई तेजी से भाग रही थी। इधर गांव वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने गांव के कुत्तों को छोड़ने का फैसला किया ताकि वो इन दोनों महिलाओं को आसानी से पकड़ सके। कुत्तों की भौंक सुनते ही महिला डाकुओं के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। वो पूरी ताकत से भाग रही थी। वो कुत्ते भी अपने जी जान लगाकर उन महिला डाकुओं के पीछे भाग रहे थे। गांव के कुत्ते काफी बड़े और ताकतवर थे और वो जल्द ही उन डाकुओं के एकदम करीब पहुंचने लगे थे। जल्दी भाग कमला, वरना ये कुत्ते हमें नोच खाएंगे। महिला डाकुओं ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन कुत्तों की तेजी के आगे वो घबराने लगी। एक कुत्ते ने उनमें से एक महिला का पल्लू पकड़ लिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वो गोलियां चलाती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गांव के वो कुत्ते उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। इधर दूसरी महिला डाकू ये देख तुरंत ही अपने साथी की मदद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी गांव वाले भी एकदम उसके नजदीक पहुंच गए। वो सभी उन दोनों को घेरने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन उन दोनों ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो दोनों बंदूक दिखाकर सबको डराकर एक बार फिर भागने की कोशिश करने लगी। तुम दोनों बचकर कहीं नहीं जा सकती। अगर हम लोग तुम्हारा पीछा करना छोड़ भी दें, फिर भी इन कुत्तों से भागना आसान नहीं है। दोनों महिला डाकू ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जिसमें मजबूरी साफ नजर आ रही थी, और आखिरकार उन्होंने एक बच्चे को वहीं छोड़ दिया और दूसरे बच्चे को लेकर तेजी से भागने लगी। एक बच्चे को पीछे छोड़ने के बाद एक महिला डाकू पूरी तरह से खाली हो गई थी और वो अपने पीछे आने वाले हर एक गांव वाले पर गोली चला रही थी। इसीलिए गांव वाले भी पीछे रुकने के लिए मजबूर हो गए थे। उस महिला डाकू ने गोलियों से कुत्तों को भी ढेर कर दिया था और इस तरह वो दोनों वहां से किसी भी तरह भागने में सफल हो गई। वो दोनों गांव की सीमा से काफी बाहर निकल आई थी। इधर गांव वाले पीछे छोड़े गए बच्चे के पास गए और जब उन लोगों ने उस बच्चे के चेहरे को देखा तो सभी हैरान रह गए। अरे ये तो चंदा है। सभी गांव वाले सकते में आ गए और उन्हें जल्दी ही ये बात समझ आ गई कि उन महिला डाकुओं ने चंदा और नारायण दोनों को उठाया था और अब डाकुओं के पास ठाकुर खानदान का चिराग नारायण है। नारायण के अपहरण होने की बात जल्द ही पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हे भगवान, ठाकुर, बड़े ठाकुर को इस बारे में कुछ पता चला या नहीं? भाई सच कहता हूँ, अगर नारायण को कुछ हो गया तो वो भैरव सबको जलाकर राख कर देगा। जानते हो ना, भैरव नारायण को बाबा साहेब का पुनर्जन्म मानता है। पर दादा समझ नहीं आ रहा, आखिर ये दोनों महिलाएं इन बच्चों का अपहरण कर क्यों रही थीं? गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। सभी लोग नारायण के बारे में सोचकर तनाव में थे। इधर जब नारायण के अपहरण होने की बात ठाकुर खानदान तक पहुंची तो समर्थ और कार्तिक के होश उड़ गए। जल्द ही उन दोनों को यह भी पता चल गया कि इन सब के पीछे जोरावर सिंह का हाथ था। जोरावर सिंह का नाम सुन सारे गांव वाले पीछे हट गए। सभी का मानना था कि अगर जोरावर सिंह उन लोगों के गांव में आया तो वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे और गांव के बाहर जाकर उन डाकुओं का सामना करना गांव वालों के बस के बाहर की बात थी। इधर शहर में सुमन के मन में एक भयानक उथल पुथल मची हुई थी। उसे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो यति के इतने नजदीक जाकर भी उसे पहचान नहीं पाई थी। इधर भैरव जेल में बैठा हुआ था। उसका मन यति और चंदा की चिंता में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन सलाखों के पीछे से कैसे निकलेगा। यति, मेरी गुड़िया, बस एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, फिर मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा मेरी गुड़िया, जरूर ढूंढूंगा। तभी वहां सुमन आ गई और सुमन ने जब भैरव को सब कुछ बताया तो भैरव किसी छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। काश मैं बाहर रहता सुमन। मैं बाहर रहता तो अभी मेरी गुड़िया मेरी बाहों में होती। भैरव, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मुकदमे को लड़ने के लिए एक वकील मिल गया है। जल्दी ही तुम्हारी कोर्ट में पेशी होगी। सुमन इतना ही बोल पाई थी कि तभी वहां दरोगा राजू आ गया। जल्द ही नहीं, बल्कि अभी ही होगी सुमन मैडम जी। चलो भैरव भाई, चलो अदालत चलो। दरोगा राजू भैरव को लेकर अदालत आ गया था, लेकिन अदालत पहुंचते ही जब भैरव ने चमन अमन के साथ गांव के ही लक्ष्मण भैया को देखा तो उसे काफी हैरानी हुई।
लक्ष्मण भैया गांव में सबसे बड़े थे। लक्ष्मण भैया चमन अमन की ही तरह समर्थ और कार्तिक के सबसे खास आदमियों में से एक थे। इधर सुमन ने जब लक्ष्मण भैया को देखा तो वो तुरंत ही उनके पास आ गई। लक्ष्मण भैया, आप यहाँ? समर्थ ने कोई संदेशा भिजवाया है क्या? सुमन बहन, गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। डाकू लोग चंदा और नारायण का अपहरण करने आए थे। हालांकि चंदा अभी गांव वालों के ही साथ है, लेकिन नारायण को उन्होंने उठा लिया है। और आपको यह खबर भैरव को देनी होगी और उन्हें बताना होगा कि उनका गांव वापस आना बहुत जरूरी है। सुमन लक्ष्मण भैया की बात को सुनकर असमंजस में पड़ गई। वो शहर में भैरव के साथ यति को ढूंढना चाहती थी, लेकिन नारायण के अपहरण की बात सुन वो एकदम गंभीर हो गई। सुमन ने खुद को शांत किया और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब उसे क्या करना है। इसी बीच वकील रघुवीर ने सबको चौंकाते हुए भैरव को जमानत दिला दी और पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। भैरव के चेहरे पर राहत की झलक थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी थी। जैसे ही वो बाहर आया, सुमन उसे यति को ढूंढने के नाम पर शहर में ही रखने की कोशिश करने लगी। भैरव, मुझे यति का पता मिल गया है। वो अब भी खतरे में है। तुम्हें उसे बचाने जाना होगा भैरव, तुम्हें उसे बचाने जाना होगा। सुमन भैरव को रोकने के लिए झूठ भी बोल रही थी। उसकी बात सुन लक्ष्मण भैया हैरान रह गए। वो समझ गए कि सुमन के सिर पर यति को ढूंढने का इतना जुनून सवार है, इसीलिए वो नारायण की भी चिंता नहीं कर पा रही। यही सोचते हुए वो आगे आए और भैरव को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताने लगे। भैरव, डाकुओं ने चंदा और नारायण के अपहरण की कोशिश की थी। बड़े ठाकुर समर्थ का आदेश है कि तुम्हें तुरंत गांव लौटना होगा। नारायण अभी भी डाकुओं के कब्जे में है। भैरव असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले किसे बचाए, यति को या नारायण को। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। कुछ सोचते हुए वो सुमन की ओर मुड़ा। सुमन, मैं जानता हूं तुम यति को सिर्फ मेरे लिए ढूंढना चाहती हो, लेकिन मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है। बाबा के बाद बस समर्थ दादा ही हैं जिसकी बात को मैं टाल नहीं सकता। कोई बात नहीं भैरव, मैं अकेले ही यति को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हाँ सुमन, तुम यति के पते पर नजर रखना। मैं जल्द ही गांव से वापस आ जाऊंगा। सुमन ने लंबी गहरी सांस ली और भैरव से विदा लिया। भैरव चमन अमन और लक्ष्मण भैया के साथ तुरंत गांव की ओर निकल गया। हालांकि भैरव के मन में अभी भी यति की चिंता थी और वो जानता था कि उसे नारायण के साथ साथ यति को भी बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इधर जोरावर सिंह नारायण को अपने अड्डे पर देख हद से ज्यादा खुश था। जोरावर की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने नारायण को अपने कब्जे में कर लिया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका ठाकुरों से बदला लेने का सपना पूरा हो जाएगा। उसके हाथों में एक चाकू था जिसे वो नारायण को देखते हुए बार बार अपने हाथों में घुमा रहा था। नारायण, आज तुम्हारी वजह से मैं आकू सिंह और बाकू सिंह का बदला पूरा करूंगा। तुम वही हो जिसे गांव वाले बाबा साहेब का पुनर्जन्म मानते हैं। अब तुम्हारा अंत होगा बबुआ, अंत होगा। वो छोटा सा बच्चा नारायण डर से सहम गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जोरावर सिंह की बेरहमी उसके लिए खौफनाक थी, लेकिन वो अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। नारायण के दृढ़ चेहरे को देख जोरावर को काफी हैरानी हुई। वो अपने हाथ में मौजूद खंजर को उसकी गर्दन में फेरने लगा। तभी किरण देवी वहां आई और उसने जोरावर सिंह को झटके से नारायण से अलग कर दिया। का कर रहा है जोरावर सिंह? ये बच्चे को मारन से तो का मिलेगा? तो का ठाकुर खानदान से बदला लेना है ना जोरावर, या इस बच्चे से? इस पिल्ले में भी तो ठाकुर खानदान का खून है। इसे मारने से मैं एक ठाकुर को ही मारूंगा। ठीक है जोरावर, मार लो तो इस बच्चे को, लेकिन फिर हमसे मत ही पूछिए कि भैरव, समर्थ और कार्तिक को कैसे मारना है। किरण देवी की बात सुन जोरावर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। देखो जोरावर, हमने तुमको पहले ही बताया था कि तुम्हारा और हमरा दुश्मन एक ही है, और अगर तुम हमरा बतायल रास्ता पर चल लो तो ही तुम अपना बेटवन आकू और बाकू के कातिल को मार पाओगे। सीधा सीधा बताओ, अब आखिर करना क्या है किरण देवी? सबसे पहले तो ही नारायण के बदले हम लोगन का चंदा को मांगना होगा।
वो चंदा यतिया की जान है, और अगर चंदा हम लोगन के पास होगी तो हम लोगन भैरव को पूरी तरह से काबू में कर सकत हैं। किरण देवी की बात पर जोरावर सिंह पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब किरण देवी ने उसे वादा किया कि वो भैरव की लाश उसके सामने लाएगी, तब जाकर वो मान गया। ठीक है, अगर चंदा को लाकर भैरव को खत्म किया जा सकता है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर ये साजिश असफल हुई तो तुम्हें भी मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चिंता ना कर जोरावर, हमारा वादा कभी भी टूटत ना है। चलो अब संदेशा भिजवाने का तैयारी करो। किरण देवी की बात पर जोरावर सिंह ने तुरंत ही एक कागज पर संदेशा लिखवाया और उसे गांव भिजवा दिया। गांव में समर्थ और कार्तिक ने जैसे ही संदेश को पढ़ा, वैसे ही उन दोनों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। संदेशे में साफ लिखा था कि अगर वो लोग नारायण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें चंदा को सौंपना होगा, और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो नारायण की लाश जल्द ही उन लोगों के सामने होगी। गांव वालों तक भी ये बात फैल गई थी। सभी के चेहरे पर चिंता और डर पसर गया था। हम क्या करेंगे समर्थ भैया? अगर हमने चंदा को सौंप दिया तो यति का क्या होगा? लेकिन अगर हमने चंदा को नहीं सौंपा तो नारायण का क्या होगा? समर्थ ने गांव वालों की बात सुनी और फिर गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उसे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। हम लोगों को चालाकी से काम लेना होगा। भैरव जल्द ही गांव लौटने वाला है, एक बार उसे आने दो, फिर मैं उसके साथ मिलकर कोई योजना बनाऊंगा, और तब तक के लिए हमें सावधान रहना होगा। गांव के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दो। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हुए वहां से चले गए, लेकिन उनके दिलों में डर और चिंता अभी भी बनी हुई थी। इधर भैरव थोड़ी देर बाद गांव आ पहुंचा था, और जैसे ही वो गांव के अंदर आया, उसे माहौल में तनाव और चिंता की लहर साफ महसूस हुई। उसने लोगों की आंखों में डर देखा। फिर वो सीधे समर्थ और कार्तिक के पास गया, जहां पूजा को सिसक सिसक कर रोता देख उसकी भी आंखों में नमी आ गई। भैरव भैया, मेरे नारायण को बचा लो भैया, बचा लो भाई, भाई मेरा सब कुछ है, उसके बिना मैं मर जाऊंगी भैया, मर जाऊंगी, मेरे नारायण को बचा लो। भैरव ने उसकी बात सुनी और उसका दिल पिघल गया, लेकिन तभी जब उसे यह पता चला कि इन सब के पीछे किरण देवी का हाथ है, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। किरण देवी, ये सब उसी की चाल है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। समर्थ और कार्तिक दोनों ही भावुक थे। कार्तिक ने भी अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। भैरव, उन लोगों ने नारायण के बदले चंदा की मांग की है, लेकिन भैरव, हमें चंदा और नारायण दोनों को ही बचाना है। दादा, आपने क्या फैसला लिया? क्या हम चंदा को उस जोरावर के हाथों सौंपने वाले हैं? समर्थ इस बात को जानता था कि भैरव के लिए चंदा उतनी ही जरूरी है जितनी की यति। उसे गांव वालों के बीच फैली इन अफवाहों का भी पता था। वो जानते थे कि गांव में सारे लोग चंदा को यति की बेटी मानते, इसलिए चंदा की भी जान उतनी ही मायने रखती है जितनी नारायण की। समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले किसे बचाए। एक तरफ नारायण की जान का खतरा और दूसरी तरफ चंदा की सुरक्षा का सवाल, लेकिन उसे फैसला लेना ही था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए फैसला सुनाया। हमें नारायण को बचाने के लिए चंदा को भेजना ही होगा। नारायण को बचाने का बस यही एक आखिरी रास्ता है। भैरव को यह फैसला ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो विरोध नहीं कर सकता। समर्थ दादा का फैसला उसके लिए बाबा साहेब के फैसले के बराबर था। उसने चोर नजरों से कोने में खड़ी चंदा को देखा और फिर तुरंत ही उसने अपनी नजरें फेर ली। उसके दिमाग में अपनी ही कही बात गूंज रही थी। चंदा बिटिया, तुम गांव में सुरक्षित रहोगी, एकदम सुरक्षित। भैरव भारी मन से समर्थ, कार्तिक और गांव वालों के साथ निकला। वो सभी चंदा को लेकर जोरावर सिंह के बुलाए हुए अड्डे की ओर निकले थे। सभी लोग चंदा को लेकर सावधान थे। भैरव का तो दिल हर कदम के साथ और भी भारी होता जा रहा था, और जब वो जोरावर के अड्डे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही जोरावर सिंह, किरण देवी और उसके आदमी सतर्क खड़े हुए थे। किरण देवी ने जब भैरव को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई।
उसने चंदा को देखते ही अपने आदमियों को इशारा किया। पहले चंदा को सौंपो, फिर हम नारायण को छोड़ेंगे। समर्थ ने उसकी बात सुनी और अपने दिल को कड़ा करते हुए चंदा को आगे बढ़ाया। चंदा रोती हुई आगे बढ़ रही थी और जैसे ही वो किरण देवी के पास पहुंची, वैसे ही किरण देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ चंदा, तुम्हारा ही इंतजार था हमें। चंदा डरते हुए किरण देवी के पास आ गई थी। किरण देवी ने मुस्कुराते हुए जोरावर सिंह के आदमियों को देखा और तुरंत ही वहां से चंदा के साथ निकल गई। नारायण अभी भी डाकुओं के कब्जे में था और उन डाकुओं ने जैसे ही देखा कि किरण देवी और जोरावर सिंह एक सुरक्षित दूरी पर जा पहुंचे हैं, वैसे ही उन लोगों ने नारायण को खेतों में फेंक दिया और फौरन वहां से भाग खड़े हुए। भैरव ने जब ये देखा तब वो भी तुरंत ही उन डाकुओं के पीछे दौड़ पड़ा। रुको, तुम लोग मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। समर्थ और कार्तिक नारायण की ओर भागे, जबकि भैरव और गांव वाले उन डाकुओं का पीछा कर रहे थे। लेकिन जोरावर सिंह और उसके डाकू पहले से ही इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और एक पल की भी देरी किए बिना भैरव और गांव वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जोरावर के डाकू गोलियां चलाते हुए लगातार पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। भैरव चंदा को वापस पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर में सुमन भी यति का पता लगाने के लिए खाना पीना मानो सब कुछ भूल ही गई थी। वो उसी जगह पर वापस आ गई थी जहां पर यति उसकी कार से टकराई थी। वो दोनों पैदल थी, यानी उन दोनों का घर यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। इतना कहती हुई सुमन आसपास के लोगों से पता करने लगी और थोड़ी देर की मेहनत के बाद जब उसने एक घर से अर्नब को निकलते हुए देखा तो वो मुस्कुरा उठी। सुमन को अर्नब का घर मिल गया था और वो अर्नब के घर पर नजर रख रही थी। उसने कई बार यति को भी देखा जो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन सुमन को अर्नब के घर पर नजर रखते हुए अर्नब ने देख लिया था। वो तेजी से सुमन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और उसने सुमन को मारने के इरादे से कदम बढ़ाए थे। तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुमन ने डरते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्नब तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। सुमन इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब उसे कोई सेफ जगह नजर नहीं आई तो वो भीड़ भाड़ से भरी तंग गली में भागने की कोशिश करने लगी। सुमन को भागता देख अर्नब भी तेजी से उसके पीछे आया। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो भगवान, प्लीज। अर्नब तेजी से सुमन की ओर बढ़ रहा था और तभी उसने सुमन को जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ते हुए देखा, वैसे ही वो मुस्कुरा उठा। ये आज मेरे हाथों से बचने वाली नहीं है। अर्नब एक छोटे से रास्ते से सुमन की ओर बढ़ने लगा। इधर सुमन अर्नब की चालाकी को समझ चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वो अचानक से एक नुक्कड़ पर मुड़कर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। इधर अर्नब ने जब यहां आकर सुमन को कहीं नहीं देखा तो उसे सुमन की चालाकी का अंदाजा हो गया। वो तेजी से सुमन को इधर उधर खोजने लगा। सुमन, कुछ भी कर ले तू, लेकिन मैं तुझे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तू भैरव के कहने पर यहाँ आई है। तूने चंदा को तो मुझसे बचा लिया था, लेकिन अब तू अपने आप को मुझसे बचा नहीं पाएगी। अर्नब के इस रूप को देख सुमन की सांसें तेज हो गई थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और तभी अचानक उसने जैसे ही सड़क किनारे खड़ी एक कार को देखा, वैसे ही उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वो तेजी से उस कार के पास पहुंची, लेकिन कार में कोई नहीं था। हे भगवान, यहाँ कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? इधर अर्नब अभी भी सुमन को खोज रहा था और तभी उसकी नजर जैसे ही कार के पास मौजूद सुमन पर पड़ी, वैसे ही वो गुस्से से लाल होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छा, तू भागना चाहती है? चल भाग, मैं भी देखता हूं तू कहां तक भागती है। मैं तो तेरा पीछा जहन्नुम तक भी नहीं छोड़ने वाला। साली, जासूसी करने आई है? मैंने भी तेरी सारी जासूसी निकाल करना रख दी तो मेरा नाम भी अर्नब नहीं। रुक रुक। अर्नब तेजी से सुमन की ओर बढ़ रहा था और सुमन भी दौड़ती हुई भीड़ भाड़ से भरे एक चौराहे की तरफ पहुंच गई। वो घबराती हुई और तुरंत ही हड़बड़ाती हुई वहीं मौजूद एक ऑटो में बैठ गई। भैया भैया, चलो जल्दी चलो।
उस ऑटो वाले को सुमन का ये रवैया थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसके घबराहट से भरे चेहरे को देख उसने झट से ऑटो स्टार्ट कर दिया। ऑटो तेजी से उस इलाके से निकलने लगा था। भैया जल्दी चलो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो जल्दी। अर्नब ने ऑटो को जाते हुए देखा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। ये पक्का यति को ढूंढने आई होगी। मुझे कुछ करना होगा, वरना अगर भैरव या कोई और यहाँ आ गया तो बड़ी मालकिन तो मुझे जिंदा खा जाएंगी। इधर किरण देवी भी चंदा को अपने साथ लेकर तेजी से भाग रही थी। किरण देवी के साथ भागती हुई चंदा के रोने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिससे किरण देवी को इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले। वो बार बार चंदा को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंदा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यति दीदी के पास जाना है। अरे छौरी, तुझे यति दीदी के पास जाना है तो तू रो काहे रही है? हम तुम्हें यति दीदी से ही मिलवाने लिए वो जा रहे हैं। तुझे याद नहीं, तुम्हारी यति दीदी नारी निकेतन से हम लोगों के साथ ही गई थी। चंदा ने थोड़ी देर के लिए रोना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। उसे चुप देख किरण देवी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से भैरव और उसके आदमियों के आने की आवाज सुनाई दी। भैरव जोरावर सिंह के डाकुओं को खत्म करके यहां तक आ पहुंचा था। किरण देवी ने घबराकर अपने साथ भाग रहे जोरावर सिंह और उसके बचे हुए डाकुओं को देखा। अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो समझना सारा खेल खत्म हो जाएगा। किरण देवी की बात सुन जोरावर के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली। मैं तो भैरव की मौत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जाओ किरण देवी, मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। जोरावर, अगर मार सको तो ठीक है, और ना मार सको तो भी ठीक है। भैरव के मारने के ब्रह्मास्त्र हम अपना साथ ले जा रहे हैं। बस याद रखियो कि अगली बार जब हमरा और तुम्हारा भेंट हो तो तुम सही सलामत हो। जोरावर सिंह ने किरण देवी को वहां से जाने का इशारा किया और अपने डाकुओं के साथ तुरंत ही भैरव से भिड़ने के लिए आगे आ गया। इधर भैरव भी तेजी से दौड़ते हुए जोरावर सिंह के डाकुओं के सामने आया और उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। जोरावर के डाकू भी भैरव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंदा को वापस पाने के जुनून ने भैरव के अंदर मानो आग सी भर दी थी। उसकी फुर्ती और ताकत के आगे कोई भी डाकू ठहर नहीं पा रहा था। उसने पहले ही बार में कई डाकुओं को जमीन पर गिरा दिया था। उसके हर बार में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। जोरावर, तुम मुझसे बेफिजूल में दुश्मनी मोल ले रहे हो। हाँ, मैंने आकू और बाकू को मारा, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि उन दोनों ने मिलकर मेरे बाबा को मारा था। मैंने बस उन्हें उनकी सजा दी, लेकिन अब तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। किरण देवी की बातों पर चलना छोड़ दो जोरावर, छोड़ दो। ये ज्ञान का पाठ हमें मत पढ़ा भैरव। मैं अपने बेटों के खून का बदला लेकर रहूंगा। तूने उन्हें मारा है और अब तेरा भी वही हश्र होगा। तुम किरण देवी के जाल में फंस गए हो जोरावर। आंखें खोल कर देखो जोरावर। सच तो ये है कि वो बुढ़िया तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी लड़ाई सही है तो सोचो, आखिर तुम किसके लिए लड़ रहे हो? अपने लिए या किरण देवी के लिए? भैरव की बातों को सुन जोरावर के साथियों के चेहरे पर एक पल के लिए संदेह की लहर दौड़ गई, लेकिन जोरावर सिंह के आदेश के आगे वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने फिर से हमला किया, लेकिन अब भैरव भी उन्हें समझाना छोड़कर पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने लगा। एक एक करके सभी डाकू जमीन पर गिरने लगे। भैरव का गुस्सा हर वार के साथ बढ़ता गया। उसने अब जोरावर के डाकुओं को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। अपने डाकुओं की घटती संख्या को देख जोरावर सिंह भी चुपके से वहां से खिसक गया। भैरव जोरावर के लगभग सारे डाकुओं को मार चुका था, लेकिन आखिरी डाकू ने जब हार मानते हुए अपने हाथ जोड़ लिए तो भैरव ने उसे छोड़ने से पहले उसकी आंखों में घूर कर देखा। जोरावर सिंह और किरण देवी को यह बता देना कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर चंदा को कुछ हुआ तो उन दोनों की बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दूंगा। जोरावर के उस डाकू ने कांपते हुए सिर हिलाया और घबराकर वहां से भाग निकला। जोरावर के साथी के भागते ही भैरव भी अपने गांव वालों के साथ उस ओर चल पड़ा जिधर किरण देवी चंदा के साथ भागी थी।
भैरव अभी भी किरण देवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किरण देवी जोरावर सिंह के एक ऐसे अड्डे पर आ छिपी थी जिस पर शायद ही कोई शक कर पाता। वो भैरव के गांव से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक गांव में मौजूद थी। इस गांव का यह घर सुरंग के रास्ते जंगल से जुड़ा हुआ था और अक्सर जोरावर सिंह इसी रास्ते से इस घर में आकर अपने दुश्मनों से जान बचाता था। किरण देवी यहां आने के बाद जल्दी जल्दी शहर जाने की तैयारी में लग गई थी और तभी उसने देखा अर्नब उसे फोन कर रहा था। बड़ी मालकिन आप कहाँ हैं? जल्दी शहर आइए, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। का हुआ छोरे, आराम से बता। अर्नब ने हड़बड़ाते हुए सारी बातें बता दी और उसकी बातें सुन किरण देवी के सिर पर परेशानी की लकीरें आ गईं। बड़ी मालकिन, मुझे माफ कीजिएगा, सुमन मेरे हाथ से निकल गई। मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अब हमें जल्दी से घर बदलना होगा बड़ी मालकिन, नहीं तो वो और ज्यादा लोगों को लेकर यहाँ आ जाएगी। किरण देवी अर्नब की घबराहट को साफ महसूस कर रही थी। ठीक है रे छोरे, घर बदलने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले हमरी यति से बात करवाओ। हमका उससे कुछ बात करे के है। अर्नब ने यति को फोन दिया। यति की आवाज सुन किरण देवी ने तुरंत ही फोन चंदा की ओर बढ़ा दिया। यति बिटिया, हम तो उससे वादा किए थे ना कि हम तुम्हारी चंदा को वापस ले आएंगे। ले बिटिया, अपनी चंदा से बात कर ले। चंदा भी यति से बात करने की बात सुन खुश हो गई और जब यति और चंदा दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी तो वो दोनों ही भावुक होकर रोने लगी। चंदा ने अपने दिल की बात यति को बताई। यति दीदी, आप जानती हो गांव में सब लोग ना आपको बहुत याद करते। सब लोग कहते कि आप भैरव भैया की पत्नी हैं। किरण देवी वहीं खड़ी थी और जैसे ही चंदा से ये बात सुनी वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक गई। उसके चेहरे पर तनाव के बादल छा गए। उसने जल्दी से चंदा से फोन छीन लिया और यति के कुछ बोलने से पहले ही फोन काट दिया। इधर यति फोन कटने के बाद और ज्यादा बेचैन हो गई थी। चंदा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अचानक से उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले से चेहरे नजर आने लगे। उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई थी और वो खुद अपने आप से बातें करने लगी। कौन हो तुम? चंदा मेरी गुड़िया। तुम्हारी बातों का क्या मतलब था मेरी गुड़िया? क्या मतलब था? यति को इस तरह से बड़बड़ाता देख अर्नब तुरंत ही नींद की गोली ले आया। यति लो, इसको खा लो, तुम्हें नींद की जरूरत है। लो, इसे खा लो। अर्नब ने किसी तरह यति को सुला दिया था, लेकिन इधर चंदा की बातें सुनने के बाद किरण देवी की आंखों से मानो नींद ही उड़ गई थी। वो इस बात से बुरी तरह से तनाव में आ गई थी कि अगर वो चंदा को यति के पास ले गई तो यति को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके मन में डर बैठ गया कि यति और चंदा के मिलने से कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। उसने चंदा से बात करने की कोशिश की। वो जानना चाहती थी कि आखिर चंदा क्या क्या जानती है, और चंदा भी मासूमियत से किरण देवी को वो सब कुछ बताने लगी। दादी, गांव में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे सब तो मुझे यति दीदी की बेटी भी बोलने लगे थे और सब यति दीदी को हमेशा याद करते थे। आप जिसके साथ नारी निकेतन आई थी ना, उसे कोई भी यति दीदी का पति नहीं मानता। सब भैरव भैया को ही यति दीदी का पति मानते हैं। किरण देवी ऊपर से तो चंदा के साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। चंदा की बातें सुन वो समझ चुकी थी कि अब उसे किसी न किसी तरह से चंदा से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो उसके सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। इससे पहले कि ये चंदा यति को सब कुछ बता दे, हमका इस चंदा को खत्म करना पड़ेगा। किरण देवी के दिमाग में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा था। शहर जाने के रास्ते के बीच एक पुराने मंदिर के पास पहुंचकर न जाने उसके मन में क्या आया कि वो चंदा के साथ वहां रुक गई। मंदिर की घंटियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। चंदा बिटिया, चला भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ की पूजा बहुत पवित्र मानी जाती है। तुम्हारे भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चंदा ने मासूमियत से सिर हिलाया और किरण देवी के साथ मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर जाने के बाद किरण देवी ने उसे पूजा करने के लिए कहा और खुद किनारे हो गई। जब चंदा भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तब किरण देवी ने एक छोटा सा जहरीला पाउडर निकाला और उसके लड्डू में मिलाने लगी। किरण देवी ने उस लड्डू को बहुत ही प्यार से चंदा को दे दिया। ले बिटिया, ये प्रसाद खाए ले, भगवान तो का हमेशा खुश रखेंगे।
चंदा ने लड्डू को खुशी खुशी खा लिया, जिसे देख किरण देवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। ये जहर बहुत धीमा जहर है, जैसन ही हम घर पहुंचेंगे वैसन ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, किसी को कछु पता भी नहीं चलेगा और चंदा की कहानी खत्म भी हो जाएगा। चंदा को जहर देने के बाद किरण देवी फिर से शहर की ओर जाने लगी। इधर शहर में सुमन काफी देर से भैरव को फोन किए जा रही थी। उफ़ो, ये भैरव फोन क्यों नहीं उठा रहा? सुमन इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि गांव में क्या चल रहा था। उसने भैरव से बात करने के लिए फिर से उसके नंबर को मिलाया और इस बार भैरव ने जैसे ही उसका फोन उठाया वैसे ही सुमन जल्दी जल्दी अपनी बात कहने लगी। भैरव, मैंने यति के घर का पता लगा लिया है, वो अभी भी अर्नब के कब्जे में है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ आना होगा। भैरव ने सुमन की बात सुनी और फौरन शहर जाने का फैसला कर लिया। सुमन, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचता हूं। मैंने चंदा को खो दिया है। किरण देवी चंदा को लेकर यहां से निकल चुकी है। मैं जानता हूं वो भी शहर में ही होगी। मैं वहां आ रहा हूं सुमन। इस बार मैं किसी भी हाल में यति को ढूंढ कर ही रहूंगा। इस बार मैं किसी भी अपने को नहीं खोऊंगा। अगर मैं शहर चला गया और जोरावर सिंह ने फिर से गांव पर हमला कर दिया तो गांव वालों का क्या होगा? उन्हें मेरी जरूरत है। भैरव की ये परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी समर्थ और कार्तिक उसके पास आ गए। भैरव, तुम चिंता मत करो, हम गांव वालों के साथ मिलकर पहरेदारी करेंगे। कोई भी डाकू गांव में कदम नहीं रख सकेगा। बस तुम फिलहाल शहर जाओ। मुझे पता चला है कि किरण देवी भी चंदा के साथ शहर ही गई है। चंदा को बचाने का हमारे पास ही आखिरी मौका है। हाँ भैरव, तुम गांव की चिंता मत करो। वैसे भी तुमने जोरावर के जितने आदमियों को मारा है उसके बाद वो शायद ही हम पर हमला करें। तुम शहर जाओ, हम सब मिलकर गांव की रक्षा करेंगे। चंदा और यति दोनों को वापस लाने की जिम्मेवारी अब तुम्हारे ही कंधे पर है। भैरव ने उसके चेहरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्हें देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने महसूस किया कि समर्थ और कार्तिक पर भरोसा किया जा सकता था। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में छोड़ना ही सही होगा। वैसे भी नारायण के वापस आने के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई थी। ठीक है समर्थ दादा, मैं निकलता हूं, क्योंकि अगर किरण देवी ने फिर से वहां कुछ गड़बड़ कर दी तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। इतना कहते हुए भैरव वहां से बस जाने ही वाला था कि तभी पूजा का बेटा नारायण दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसके गले लग गया। चाचा आप चंदा दीदी को भी वापस ले आओगे ना? भैरव का दिल पिघल गया। उसने नारायण को अपने गले से लगा लिया। हाँ बेटा, मैं चंदा को भी वापस लाऊंगा। तुम फिक्र मत करो बेटा। देखना तुम दोनों फिर से इसी आंगन में दोबारा खेलोगे। इतना कहते हुए भैरव ने प्यार से नारायण के सिर पर हाथ फेरा और वहां से निकल गया। भैरव शहर की ओर निकल चुका था और इधर शहर में यति जब अपनी नींद से जागी तो वो फिर से चंदा की बातें करने के लिए बेचैन हो गई थी। उसकी आंखों में उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। वो बार बार अर्नब को चंदा से बात कराने के लिए बोल रही थी कि तभी उसे बाहर से किरण देवी की आवाज सुनाई पड़ी। यति दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई और उसने जैसे ही किरण देवी को चंदा के साथ देखा वैसे ही उसने दौड़कर चंदा को अपने गले लगा लिया। चंदा, मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, बहुत याद। तुम कहाँ चली गई थी मेरी गुड़िया? चलो अब वादा करो कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। दीदी, मुझे भी बहुत कुछ बताना है। गांव में सब लोग आपको बहुत याद करते हैं। सारे लोग मुझसे आप ही के बारे में पूछ रहे थे। पूजा दीदी तो बोल रही थी कि आप उनके साथ खाना बनाया करती थी और उन्होंने ये बताया था कि आप भैरव भैया की पत्नी है। चंदा यति के बच्चों जैसे व्यवहार को गौर से देख रही थी। यति की बातें सुन उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। चंदा से मिलकर यति इतनी ज्यादा खुश थी कि वो खुशी से पागल सी हो गई थी। लेकिन चंदा की मासूम बातें सुनने के बाद अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे अपनी आंखों के आगे अतीत की कुछ धुंधली परछाइयां दिखने लगी थी। गांव के लोग, भैरव की पत्नी, ये सब क्या कह रही हो चंदा? चंदा अपनी मासूमियत से धीरे धीरे सब कुछ बताए जा रही थी कि किरण देवी जो वहीं किनारे खड़ी थी
चंदा की बातें सुन बेचैन होने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो डर से बस यही सोच रही थी कि आखिर चंदा को रोकने के लिए वो क्या करे। और तभी चंदा को अचानक से उल्टियां होने लगी। यति, अर्नब और किरण देवी सब चौंक गए। चंदा के चेहरे का रंग अचानक पीला पड़ गया और वो दर्द से करहाने लगी। चंदा, चंदा तुम्हें क्या हो रहा है? गुड़िया, गुड़िया, तुम्हें क्या हो रहा है? कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। चंदा के हाल को देख किरण देवी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन ऊपर से वो खुद को इतना ज्यादा परेशान दिखा रही थी कि मानो यति से ज्यादा वो खुद ही परेशान हो। अरे अर्नब बिटवा आई, ये अचानक का होई गवा। ए जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ए जल्दी अस्पताल वालन लोगों को फोन करो बबुआ। ए जल्दी जल्दी। अर्नब तुरंत ही फोन की तरफ भागा। इधर यति चंदा को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। यति बेबसी से बिलखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके दिल में चंदा के लिए प्यार उमड़ रहा था और वो किसी भी हाल में बस उसे बचाने के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां एम्बुलेंस की आवाज गूंजी। किरण देवी जल्दी से चंदा को लेकर अस्पताल आ गई। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी रूम में ले जाकर तुरंत ही उसका इलाज करना शुरू किया। यति इमरजेंसी रूम के बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान, चंदा को कुछ मत होने देना। एक वही है जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ। भगवान मेरी लाज रखना। भगवान मेरी गुड़िया को ठीक कर देना। भगवान, चंदा ही मेरी सब कुछ है। किरण देवी वहीं खड़ी थी और जब उसने देखा कि यति बस रोई जा रही है तो वो आहिस्ता से वहां से सरक गई। वो लगातार वहां मौजूद डॉक्टर्स को गौर से देख रही थी और उसने जैसे ही इमरजेंसी रूम से निकले एक डॉक्टर को देखा, वैसे ही वो उसे लेकर एक कोने में आ गई। डॉक्टर साहब, हमका मालूम है कि वो चंदा को बचाए ना जा सकत है। आप सही कह रही हैं, पर आपको ये कैसे पता? डॉक्टर साहब, आप आम खाइए। गुठली काहे गिन रहे हैं? अब सुनिए, जो भी हो आपको वही करना है जो हम कह रहे हैं। आप जानत हैं चंदा बचने वाली नहीं, इसलिए जाइए सबको सच बताइए। डॉक्टर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जब किरण देवी ने उसके हाथ में नोटों की मोटी रकम थमा दी तो उसने धीरे से सिर हिलाया और हामी में सिर हिला दिया। डॉक्टर साहब, ये रकम आपको आपके सच के लिए नहीं, आपको ये रकम उस सच के लिए दिया जा रहा है जो आपको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करना है। अब सुनिए डॉक्टर बाबू। इतना कहती हुई किरण देवी उस डॉक्टर को पूरी बात समझाने लगी। किरण देवी की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर सिर झुकाए हुए बाहर आया और सीधा यति के पास जाकर उदास चेहरे के साथ खड़ा हो गया। मुझे माफ कीजिएगा, हम चंदा को नहीं बचा सके। वो अब हमारे बीच नहीं रही। अगर आप लोग उसे 2 दिन पहले ले आते तो हम यकीनन उसे बचा लेते। दरअसल चंदा को बहुत धीमा जहर दिया जा रहा था और ये जहर उसे कई दिनों से दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चंदा को धीरे धीरे मारना चाहता हो। यति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चंदा को खो दिया था और उसकी दुनिया अचानक से बिखर गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और किरण देवी भी अपनी आंखों में मगरमच्छी आंसू लिए सुबकने लगी। यति बिटिया, इतना मत रो बिटिया। हम इतना मुश्किल से वो गांव के डकैतन से चंदा को छीन के लाए थे, पर हमका का मालूम था वो हरामी लोग चंदा को पहले से जहर देकर रखे थे। हे प्रभु, हे प्रभु, ये तूने क्या कर दिया है प्रभु? अरे चंदा की जगह तू हमका काहे ना ले गया? हमका काहे ना ले गया? किरण देवी जो बाहर से फूट फूट कर रो रही थी, अंदर ही अंदर वो अपनी जीत पर झूम रही थी। आखिरकार उसने चंदा को मार भी दिया था और इसका सारा जिम्मा भैरव और उसके लोगों पर डाल भी दिया था। इस सब से बेखबर यति बस चंदा के जाने के गम में रोए जा रही थी। उसे चंदा की सच्चाई का कुछ भी पता नहीं था और शायद न ही कभी पता चलने वाला था। यति बिटिया, हमका माफ कर दे कि हम चंदा बिटिया को बचा ना पाए। काश हम तुम्हारे साथ पहले ही चंदा को यहाँ ले आते। काश वो भैरवा चंदा को लेके ही ना जाता तो ही नौबत ही ना आती।
उस हराम के जने भैरव ने हमारी चंदा को धीमा जहर दे दिया। ए भगवान, तू उस पापी के किए की सजा दिए भगवान, सजा दिए। दादी, मेरी चंदा को उस भैरव ने जहर दिया? हाँ बिटिया, और कौन देगा? रे बिटिया, देखा नहीं का उल्टा पुल्टा सिखा दिया था उसने हमारी चंदा को। बताओ, हराम के जना ने चंदा को सिखा दिया कि खुद को तुम्हारा पति बताए। बिटिया, हम भैरवा को कभी माफ ना करो, कभी हो नहीं ना। किरण देवी की बातें सुन यति की आंखों में आंसू के साथ साथ बदले की आग भी दिखने लगी थी। उसने सोच लिया था कि अब वो भैरव को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। दादी, हम भी उस भैरव को माफ नहीं करेंगे। जिसने भी मुझे दर्द दिया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर दूसरी तरफ भैरव सुमन के फोन के बाद शहर आ पहुंचा था। सुमन भैरव को लेकर सीधा उस घर की तरफ गया जहां अर्नब और यति रहते थे। भैरव ने देखा कि वो घर सुनसान था, वहां कोई नहीं था। उसने पूरे घर की छानबीन की, हर कोना, हर दराज, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यति और अर्नब कहां जा सकते हैं। सुमन, यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कहाँ? भैरव, हमें कुछ सुराग जरूर मिलेगा। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, शायद हमसे कुछ छूट गया हो। भैरव और सुमन ने घर की हर छोटी से छोटी चीज को देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। भैरव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो यति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से बस अंधेरे में ही था। सुमन, यहाँ कुछ नहीं है। हमें यहाँ से जाना होगा। हमें यति को कहीं बाहर ढूंढना चाहिए। इतना कहते हुए भैरव सुमन के साथ घर से बाहर निकलने लगा, पर तभी उसने एक जाने पहचाने चेहरे को देखा तो वो जहां था वहीं रुक गया। भैरव ने देखा अर्नब सड़क के किनारे खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था। दूर से ही उसकी आंखों में मौजूद चमक को देख सकता था। वो बीड़ी पीते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ सा लग रहा था। भैरव ने जैसे ही अर्नब को देखा वैसे ही उसने उसकी तरफ दौड़ लगा दी, और अर्नब ने जब भैरव को अपनी ओर आते देखा तो वो हड़बड़ाकर शमशान घाट की ओर भागने लगा। लेकिन भैरव ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। उन दोनों के बीच की दूरियां लगातार घटती जा रही थी। इधर अर्नब भागता हुआ शमशान घाट आ गया था। वहां किरण देवी पहले से ही मौजूद थी। दरअसल किरण देवी और यति यहाँ शमशान घाट में चंदा का अंतिम संस्कार करने आए थे। बड़ी मालकिन, हमें यहाँ से भागना होगा। भैरव हमारे पीछे है और इस बार वो हमें छोड़ेगा नहीं। किरण देवी भी इस वक्त की नजाकत को समझ गई थी। बबुआ, हमें लोगन के जल्दी से यति के पास जाइए के होई। हमें यति को लेके यहाँ से भागना होगा बबुआ। चला जल्दी करा बबुआ। भैरव के यहाँ पहुँचने से पहले हमें यति को लेकर यहाँ से निकलना होगा। इतना कहते हुए दोनों जल्दी जल्दी यति के पास भागे। यति चंदा की चिता के पास खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द की लकीरें थी। उसे अपनी जिंदगी में आज इतना दुख का एहसास हो रहा था जितना कि उसने आज तक कभी महसूस न किया हो। वो एकटक से चंदा की चिता को जलता हुआ देख रही थी कि तभी अर्नब और किरण देवी उसके पास पहुंचे। यति, हमें यहाँ से भागना होगा। वो राक्षस यहाँ आ चुका है। यति ने उन दोनों के चेहरे की ओर देखा और अचानक से मुस्कुरा उठी। किरण देवी और अर्नब दोनों हैरान थे कि चंदा की मौत के बाद यति इस तरह से मुस्कुरा क्यों रही है। नहीं, अब मैं नहीं भागूंगी। अब मैं उसका सामना करूंगी। किरण देवी और अर्नब एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे, और तभी भैरव शमशान घाट में दाखिल हुआ और गुस्से से उन दोनों की तरफ धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो आज उन दोनों को खत्म कर ही देगा। यति, अर्नब और किरण देवी तीनों उसके सामने खड़े थे। भैरव की नजरें सीधा यति पर जा टिकी, लेकिन उसके मन में अर्नब और किरण देवी के लिए गहरी नफरत उफान मार रही थी। इधर यति भी बस गुस्से से भैरव को देखे जा रही थी। उसके दिमाग में किरण देवी की बातें गूंज रही थी कि इसी ने चंदा को जहर दिया है। वो भैरव को देखती हुई जमीन की ओर झुकी और अचानक उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यति के पत्थर फेंकने के बाद भी भैरव जहां का तहां खड़ा हो गया। उसने खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं की। राक्षस कातिल, मेरी चंदा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे जहर दे दिया? अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया। अब अपनी चंदा की चिता में ही तुझे भी जलाऊंगी।
किरण देवी की पिलाई हुई नफरत की घुंटी काम कर रही थी। यति भैरव पर वार करती हुई उसे जो मन चाहे बोले जा रही थी। इधर उसकी बातें सुन भैरव को भी सारा माजरा समझते देर न लगी। वो कुछ सोचते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से यति के सामने खड़ा हो गया। यति, मेरी गुड़िया, मेरी बात सुनो। ये सब गलत फहमी है। मैंने चंदा को नहीं मारा। यति भैरव की बातों को अनसुना करती रही। उसकी नफरत भरी आंखों में केवल बदला लेने की एक आग सी थी। उसने चंदा की चिता से एक जलती हुई लकड़ी निकाल ली और भैरव की तरफ दौड़ पड़ी। तू मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन तू कभी अच्छा नहीं बन सकता। मैं तुझे चंदा की कत्ल की सजा दूंगी। यति भैरव पर जलती हुई लकड़ी से हमला करने लगी थी और भैरव जहां का तहां चुपचाप ही खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को बचाने की भी कोई कोशिश नहीं की। वो यति के हर वार को चुपचाप सहता रहा और आखिरकार जब यति वार करते करते थक गई तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। यति के बेहोश होते ही भैरव ने उसे नम आंखों से देखा और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से जाने लगा। किरण देवी और अर्नब ये सब कुछ देख हैरत में थे। उन दोनों के चेहरे पर डर के भाव थे कि तभी किरण देवी भैरव को उकसाती हुई आगे आई। का भी दोहरा के लागत है भैरव की यति तो उसे प्यार करती है, अब तो उसे नफरत करती है भैरव। सिर्फ नफरत। तूने ही की पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। किरण देवी की बात सुन भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नम आंखों से यति के मुरझाए चेहरे की ओर देख आगे बढ़ता रहा। इधर अर्नब ने मौके का फायदा उठाते हुए आसपास के लोगों की भीड़ जमा करनी शुरू कर दी। वो जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, मदद करो, कोई तो मदद करो। देखो देखो, ये गुंडा मेरी बीवी को जबरदस्ती उठा कर ले जा रहा है। इसे रोकने में मेरी मदद करो। हे भगवान, कोई तो दूत बनकर मेरी मदद करने आओ। अर्नब की चीख पुकार सुन लोग धीरे धीरे जमा होने लगे और सभी भैरव की ओर शक भरी नजरों से देखने लगे। भैरव ने अर्नब की ओर गुस्से से घूरा और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। उसे समझ आ गया था कि यहां लड़ाई करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अर्नब, आज तू बच गया, लेकिन याद रख, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भैरव ने अपनी बाहों में कैद यति की ओर देखा और फिर भीड़ से बचते ही तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ भी उसके पीछे दौड़ी थी, लेकिन कोई भी भैरव को पकड़ न सका। इधर भैरव जैसे ही यति को लेकर शमशान से भागा, वैसे ही किरण देवी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब आवेगा मजा। अर्नब बबुआ जब प्यार ही प्रतिशोध में बदल जात है ना, तो उसकी आग में सब कुछ जलकर राख हो जाते। अब बस तू देखना अर्नब बबुआ, अब यति और भैरव के बीच जो दरार पड़ी है उसे कोई नहीं भर सकत है। अर्नब ने सहमति में सिर हिलाया। वो दोनों जानते थे कि अब भैरव और यति का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है और यही उनकी जीत थी। इधर भैरव यति को लेकर तेजी से शमशान से बाहर निकला और तुरंत ही सुमन की कार में बैठकर वहां से निकल गया। भैरव यति को लेकर सीधा सुमन के घर आया था। यति अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने उसे धीरे से सुमन के घर के अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। भैरव रात भर बिस्तर के पास ही बैठा रहा और यति रात भर बिस्तर पर बेहोश पड़ी रही। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो लगातार खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। उसके होठों से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, चंदा, गुड़िया, गुड़िया। भैरव उसकी हालत देखकर टूट सा गया था। गुड़िया, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे समझ नहीं पाया। तेरा दर्द मेरे दिल को चीर कर रख देता है मेरी गुड़िया। बस मुझे माफ कर कि मैं तुम तक पहले नहीं पहुंच पाया। यति के हाल को देख भैरव की आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे, और तभी सुमन ने आहिस्ता से उसकी पीठ पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा भैरव। इतने समय बाद यति को अपने सामने देख भैरव एकदम खाली सा हो गया था। उसकी आंखों के आगे उसकी अतीत की झलकियां चलने लगी थी। जानती हो सुमन, जब यति और मेरी शादी हुई थी
तब मैं उसे गुड़िया कहकर बुलाता था। वो मेरे लिए किसी गुड़िया से कम नहीं थी। हमारी दुनिया में बस प्यार ही प्यार था। वो मुझसे हमेशा कहती थी, मैं कोई गुड़िया नहीं हूं, लेकिन मैं जानता था कि वो अंदर ही अंदर इसे पसंद करती थी। भैरव की आंखों में पुराने दिन तैरने लगे थे। वो पल जब यति उसे शरारती अंदाज में देखती थी और भैरव उसे गुड़िया कहकर चिढ़ाता था। लेकिन शमशान में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर भैरव का दिल भारी होने लगा था। वो जानता था कि अब उसका प्यार, उसकी यति उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी थी। सुमन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझ पर क्या गुजर रही है। अब मेरी गुड़िया मुझे अपना दुश्मन मानती। है अपना दुश्मन। किरण देवी ने मेरी गुड़िया के दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भर दी है, सिर्फ नफरत। पता नहीं मैं अपनी गुड़िया को फिर से वो प्यार दे भी पाऊंगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ किरण देवी यति को खोने के बाद भी खुद में काफी खुश थी। वो अर्नब के साथ अपने घर में लापरवाही से चाय पी रही थी। भैरव यति को अपने साथ तो ले गवा, लेकिन उसे ई नाय पता है कि वो यति को नहीं बल्कि अपन सबसे बड़का दुश्मन को लेकर गवा है। अब जो भी होगा वो हमरे ही पक्ष में होगा। किरण देवी खुश थी, लेकिन अर्नब के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट के भाव थे। लेकिन बड़ी मालकिन, अगर भैरव यति को उसका अतीत याद दिलाने में कामयाब हो गया तो, अगर यति को उसके सच का पता चल गया तो, बड़ी मालकिन अगर यति हमारे खिलाफ हो गई तो। तू बेकार में ना डर रहे छोरे। यतिया अबू भैरव से नफरत करत है। वो कभी भी वो की बातों में नहीं आएगी। उसने जो देखा है वो ही उसके दिल में कहरा चुका है। अब उसे कोई नहीं बदल सकता। किरण देवी यति को कुछ भी याद आने की बात पर एकदम लापरवाह थी। इधर कुछ घंटों बाद यति को होश आ गया था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी, और तभी उसकी नजर जैसे ही सुमन पर पड़ी वैसे ही वो गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा भर आया। उसे याद आया कि सुमन भी भैरव के साथ ही शमशान घाट पर थी। तू भी उसी का साथी है। जरूर तेरा भी हाथ होगा मेरी चंदा को मारने में। इतना कहती हुई यति ने अचानक सुमन पर हमला कर दिया। सुमन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। यति ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ी। यति ने सुमन को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी भैरव ने बीच में आकर यति का हाथ पकड़ लिया। यति, गुड़िया, पागल मत बन मेरी गुड़िया। सुमन तेरी दुश्मन नहीं है। भैरव यति को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यति ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और फिर से सुमन पर हमला करने को आगे बढ़ी। लेकिन तभी भैरव ने सुमन को खींचकर दूर कर दिया और खुद ही यति के सामने खड़ा हो गया। मेरी गुड़िया, रुक जाओ मेरी गुड़िया, रुक जा। यति के हाल पर भैरव की भी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो भैरव पर अंधाधुन वार करती रही। यति के हर वार से भैरव का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन वो किसी बुत की तरह एकदम चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा। तू सोचता है मेरा वार खाकर तू अपने पाप से आजाद हो जाएगा? सुन ले भैरव, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तूने मेरी गुड़िया, मेरी चंदा को मुझसे छीन लिया है, और जब तक तू मर नहीं जाता ना, तब तक तुझे तेरे पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुझे मैं जान से मार दूंगी, जान से। भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस यति के हर वार को सहता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक बार भी यति को नहीं रोका। वो जानता था कि यति की नफरत का सामना करने का बस एक ही तरीका है। भैरव पर वार करते करते आखिरकार यति इतना थक गई कि वो फिर से बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। भैरव ने यति को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सुमन भी ये सब कुछ देख दर्द में थी। उसे भैरव को लेकर अफसोस हो रहा था। मैं अपनी गुड़िया को फिर से नहीं खो सकता सुमन।
मुझे उसे किसी भी तरह बचाना होगा। सुमन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात से कैसे निकला जाए। इधर गांव में भी चंदा की मौत की खबर आ चुकी थी। चारों ओर चंदा की मौत का मातम छाया हुआ था। हर कोई उदास था। चंदा की मौत पर गांव में तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोगों को तो ऐसा लगा था कि चंदा को जहर गांव के ही किसी आदमी ने दिया, और जब यह अफवाह गांव में फैलने लगी तब इससे हालात और भी बिगड़ने लगे थे। तुमने सुना? कुछ लोग कह रहे हैं कि चंदा को धीमा जहर गांव में ही किसी ने दिया था। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? कौन इतना बेरहम हो सकता है भाई? भाई, वो चंदा तो यहाँ पर सिर्फ ठाकुर परिवार के साथ रही थी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ठाकुर... अजी